जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है अपने चैनल वेलोसिटी क्लासेस में। आज आपको लिए लेके आए हम इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2, जिसमें हम आपको ओम्स लॉ पढ़ाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले वाले चैप्टर्स में मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया है, तो आशा करते हैं जो बच्चे देखे नहीं होंगे इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2 देखने की डायरेक्ट कोशिश ना करें। सबसे पहले आप इलेक्ट्रिसिटी समझने की कोशिश करें, इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। आपको आज में कुछ पुराने फार्मूले भी हैं जिनको आप प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, जो पहले वीडियो से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जैसे कि अगर हम पहले फार्मूले की बात करते हैं, Q इज इक्वल टू एन इंटू ई होता है। एक फार्मूला मैंने आपको पुरानी वीडियो में ये बता रखा है। दूसरी जगह अगर बात करते हैं Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, मैंने ये दो फार्मूले आपको बताए हैं। अगर हम बात करते हैं इन्हीं दोनों फार्मूले को अगर हम कंबाइन करने की कोशिश करें तो इस कंडीशंस में हमको क्या मिलेगा कि एन इंटू ई इज इक्वल टू आई इंटू टी, यहाँ पे ये मिल जाएगा। ये तीनों फार्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपको आगे आने वाली जो भी एमसीक्यूज होते हैं उसमें भी कई बार ऐसे होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको दे देते हैं और आपको वैल्यू किसी की भी पूछी जा सकती है। तो ये तीनों फार्मूले आपके प्रिपेयर होने चाहिए। आज आपको हम ओम्स लॉ पढ़ाएंगे। ओम्स लॉ होता क्या है इसके बारे में हम आपको बताने की आज कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला काम, अगर हम कोई कंडक्टिंग वायर लेते हैं, कंडक्टिंग वायर का मतलब कोई कंडक्टर लेते हैं, कंडक्टर का मतलब कोई कंडक्टर ले लिया। इस कंडीशन में कोई कंडक्टर लिया, ये कोई तार ही है, वायर है मान लेते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकता है। ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर से लाइट पास कर सकती है, लाइट का मतलब प्रकाश वाली लाइट नहीं, करंट, जिसके थ्रू करंट पास कर सकती है, उनको हम कंडक्टर कहते हैं। इंसुलेटर भी आपको पता होगा, ऐसी चीज़ें जिसके रास्ते से इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास कर सकती है उनको इंसुलेटर कहते हैं। तो यहाँ पे हम आपको कोई कंडक्टिंग वायर लेने की बात कर रहे हैं जिसके थ्रू लाइट इलेक्ट्रॉन पास किया जा सके। तो अगर हम इसकी फिजिकल स्टेट को यानी कि लेंथ को, ब्रीथ को चेंज नहीं करते हैं, लेंथ, ब्रीथ, हाइट, इन सभी चीज़ों को नहीं चेंज करते हैं, कांस्टेंट किए रहते हैं, क्या किए रहते हैं, कांस्टेंट किए रहते हैं, इस कंडीशंस में क्या होगा, यही तो ओम्स लॉ बताता है हमको। ओम्स लॉ हमको यही बताता है कि कोई कंडक्टिंग वायर है जिसके थ्रू से इलेक्ट्रॉन को हम भेजते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, उस कंडीशन में जो करंट रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, करंट रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, पोटेंशियल डिफरेंस की। अगर हम बात करते हैं फिर यहाँ से, फिर हम इसी को तो ऐसे भी लिख सकते हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, कर सकते हैं कि नहीं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम V को यानी पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे तो करंट भी हमारा इंक्रीज होगा। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, अगर करंट को इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज होगा। अगर हम करंट को डिक्रीज करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस भी हमारा डिक्रीज होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ये सारी कंडीशंस चलती हैं कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को इंक्रीज करेंगे तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, दूसरे को डिक्रीज करेंगे तो दूसरा भी डिक्रीज होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रहता है। लेकिन अगर कोई इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहे, ठीक है, जैसे मैंने एक कोई ऑब्जेक्ट ले लिया B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a, इस कंडीशंस में अगर हम A को इंक्रीज करेंगे तो B डिक्रीज होगा, यानी जस्ट उल्टा होता है, एक में बढ़ेगा दूसरे में घटेगा। लेकिन इस कंडीशंस में क्या होता है, अगर करंट को हम बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को अगर घटाएंगे तो करंट भी डिक्रीज होगा। तो ये इसका ओम्स लॉ यही है। अगर हम बात करते हैं V इज इक्वल टू आर इंटू आई, अब पूछेंगे सर R इंटू आई कहाँ से मिला, R इंटू आई कहाँ से मिला, तो हम बात करते हैं R यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। R कौन सा कांस्टेंट है ये भी पूछा जा सकता है, ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का कांस्टेंट टर्म है। अब इसी में आपको कई सारे फार्मूले बताने सीखे होंगे आपने। अगर हम बात करते हैं इसी का फार्मूला कैसे प्रूव कर, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, फार्मूला बन के तैयार हो चुका है आपका। अब हम यहाँ पे बात करते हैं V इज इक्वल टू आई इंटू आर, ये मेरा बना है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम आपको रेजिस्टेंस पूछें तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन आई, एक ये फार्मूला बनेगा। अगर हम आपसे यहाँ से करंट पूछें, करंट का फार्मूला क्या होगा, तो इस कंडीशन V अपॉन आर हो जाएगा। ये फार्मूले जो हैं तीनों एक ही फार्मूले से मैंने बना के तैयार किए हैं। अब इस कंडीशंस में अगर हम और भी देखें तो अब हमने दो चीजों को देखा यहाँ पे, क्या 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 मैंने देखा कि अगर हम V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, I के, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के,
ये तो आपको पता है। ये मतलब क्या निष्कर्ष निकल के आया इससे कि हम क्या कह सकते हैं, यानी कि जो V है वो I के ऊपर डिपेंड करता है, I भी V के ऊपर डिपेंड, यानी इंटरडिपेंडेंट की कंडीशंस है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर हम बात करते हैं कुछ फैक्टर्स होते हैं जो रेजिस्टेंस को प्रभावित करते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो रेजिस्टेंस को प्रभावित करते हैं। जैसे कि अगर हम सबसे पहला काम कोई ले लेते हैं, जैसे कोई एक लंबा सा तार ले लेते हैं, कोई एक लंबा सा वायर लेते हैं, ये वायर है जिसके थ्रू आपकी लाइट पास कर सके, जो आप घर में यूज करते हैं। तो इसमें क्या है, अगर इसकी लेंथ को बढ़ाएंगे, अगर पहला पॉइंट जो फैक्टर है अफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को, तो पहला फैक्टर है इसकी लेंथ, ठीक। यानी कि अगर वायर का लेंथ बड़ा है, अगर वायर का लेंथ बड़ा है, उस कंडीशंस में जो रेजिस्टेंस होगा वो ज्यादा लगेगा, वो मोर होगा। अगर रेजिस्टेंस यानी कि कोई तार छोटा है, जैसे अगर हम ये बात करते हैं ये तार छोटा है, तो इसमें रेजिस्टेंस कम लगेगा, मतलब लेस लगेगा, ठीक है। ये तो पहला टॉपिक क्या है, लेंथ, यानी कि लेंथ का फैक्टर होगा। अगर कोई कंडक्टिंग वायर बड़ा वायर है उस कंडीशन में रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगा, अगर कोई कंडक्टिंग वायर है उस कंडीशन में, अगर तार छोटा है उस कंडीशन में इसमें रेजिस्टेंस कम लगेगा। ये पहला है। अगर हम दूसरे की बात करते हैं, सेम फिगर की बात कर लेंगे, सेम ही ले लेंगे एक बार फिर से, एक वायर ले लेते हैं जो थोड़ा मोटा ले लेते हैं इस बार, जी हाँ। ये यहाँ पे अगर हम देखें इस कंडीशंस में, यहाँ पे हमको क्या दिखाई देगा कि अगर किसी क्रॉस सेक्शन तो आपको पता होगा मैथ्स में कि क्रॉस सेक्शन क्या होता है, इसी को जब कोई वायर है उसको हम काट देते हैं तो वो बनता है हमको क्रॉस सेक्शन के रूप में बनके तैयार होता है। तो यहाँ पे इसके एरिया की बात करते हैं। आपको पता है क्रॉस सेक्शन का एरिया कैसे निकलता है, ये एक सर्कल का फॉर्म होता है, ये पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शन का फार्मूला भी होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ इसकी बात करते हैं कि जो इसका एरिया रहेगा, वो रेजिस्टेंस के जस्ट अपोजिट रहेगा, यानी कि R इज इक्वल टू 1/A। यानी अगर हम एरिया को बढ़ाएंगे, यानी तार को अगर मोटा करेंगे तो रेजिस्टेंस कम लगेगा, तार को पतला करेंगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा लगेगा। आपको ये समझ में आ रही है बात? अगर हम तार, ये फार्मूला आपको समझ में आना चाहिए कि R होता है वो जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके एरिया के, R जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके एरिया के, ये आपको पता होगा। R जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, यानी कि क्या मतलब हम समझे, अभी आपको मैंने बताया था वहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अगर रेजिस्टेंस को बढ़ाना है तो एरिया को कम करना पड़ेगा, यानी अगर ये तार मोटा है इसका तार अगर हम पतला करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तार अगर मोटा किए हुए तो उस कंडीशंस में एरिया ज़्यादा होगा। एरिया कैसे ज़्यादा होगा, जब उसकी रेडियस ज़्यादा होगी तो एरिया ज़्यादा होगा, रेडियस कम होगा तो एरिया कम होगा। अगर एरिया ज़्यादा रहेगा तो रेजिस्टेंस कम लगेगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो एरिया कम रहेगा। ये दूसरा टॉपिक हो गया, यानी कि आपका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये दूसरा पॉइंट है। ये दो पॉइंट मैंने, एक लेंथ का बता दिया, क्रॉस सेक्शन का बता दिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर हम बात करते हैं इसके बाद तीसरी चीज की बात करते हैं। तीसरा अगर हम बात करते हैं इसकी टेम्परेचर की, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे किसी भी कंडक्टिंग वायर में, अगर हम इलेक्ट्रॉन फ्लो करने की संख्या को बढ़ा देंगे तो एक हीटिंग इफेक्ट आता है, आपको ये आगे बताएंगे हम आपको, कि जितना ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा वो उतना ज़्यादा कोई भी ऑब्जेक्ट होता है हीट करने। जैसे कि हमने कहा कि आपके जो घर में बल्ब लगे होते हैं वो भी हीट करना स्टार्ट होता है ना। अगर उसको सपोज करो हम 100 वाट का बल्ब, हम उसको 150 वाट दे दिए तो अपने आप फ्यूज हो जाएगा। इस कंडीशन में उसको बल्ब को अगर हम टच करके चेक करेंगे तो गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे भी है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अगर करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, यानी कि करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट भी घटेगा। ये दोनों, ये 3 पॉइंट हो गए आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एक और पॉइंट है जो किसी भी मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि मटेरियल, अगर हम अलग अलग सब मटेरियल के हैं, कोई मटेरियल सपोज करिए कोई एक वायर मैंने पतला वाला ले लिया, एक वायर सेम चीज़ों का बना हुआ है, दूसरा एक वायर ले लिया, उस कंडीशन में देखेंगे सबका डिफरेंट रेजिस्टेंस हो सकता है,
क्योंकि कई बार ऐसा होता है एक छोटा लिया एक बड़ा लिया, उस कंडीशन फिर रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया कि सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। ये तीसरा पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट का था, तो मैं वो बताने की कोशिश नहीं करूँगा। तो यहाँ पे एक ये बन के तैयार हुआ। जी आपका जो फैक्टर था डिपेंड करता है, एक बार फिर से रिवाइज करने की कोशिश करें। लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा, लेंथ छोटा बड़ा रहेगा तो कैसा होगा, मैंने आपको ये बताने की कोशिश किया। दूसरा क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया के बारे में मैंने बताया। तीसरा टेम्परेचर के बताया। ये तीनों आपके लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो अगर हम बात करते हैं, आपको मैंने कुछ फॉर्मूले बता रखे हैं अभी भी, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। मैंने अभी एक बताया है आपको, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, मतलब लेंथ के ऊपर लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर एक मैंने बताया R इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके एरिया के। इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को अगर हम जोड़ने की कोशिश करें तो R L अपॉन A ये हमारा बन के तैयार हुआ। यानी कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के। अगर हम इस प्रोपोर्शन को हटाना है तो हम एक कांस्टेंट टर्म लेते हैं रो L अपॉन ए। रो को रेजिस्टिविटी कहते हैं, रो को यहाँ पे क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं। रो को क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं। ये दिमाग में बैठाएंगे। अब यानी कि एक फार्मूला मेरे पास आ गया क्या, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, यानी कि रो इंटू लेंथ अपॉन एरिया। ये मेरे पास बन के एक नया तैयार हो गया। अब आगे से मैं कुछ और आपको बताने की कोशिश करेंगे। अब मैं अगर रो की वैल्यू पूछूं, मैंने आपको अभी बताया है कि R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। अगर हम सिर्फ आपसे रो की वैल्यू पूछें, रो की सिर्फ वैल्यू पूछें, इस कंडीशन में R इंटू ए अपॉन लेंथ हो जाएगा। ये रो का आपका फार्मूला हो जाएगा। अगर हम बात करें कि रो की यूनिट क्या होती है, तो रो की यूनिट होती है ओम मीटर। इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आपको एक नंबर में एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि रो की यूनिट क्या होती है। तो रो की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर यूनिट होती है। तो आज के लिए बस मैं इतना ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके अगले टॉपिक में आपको फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन सभी चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।